आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM। टैम भी बोला जाता है इसको। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है जिस माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्पेसिमेन को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए और उसकी एक एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लाइट माइक्रोस्कोपी से डिफरेंट कैसे है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, और लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट का यूज़ किया जाता है स्पेसिमेन को विजुअलाइज करने के लिए। इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से इनकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो हमें इमेज मिलती है वो क्लियर मिलती है और एनलार्ज मिलती है, मैग्नीफाइड मिलती है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन सैम के जैसे है ऑलमोस्ट। इनके अंदर डिफरेंस क्या रहता है? मेनली वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, उधर क्या हो रही थी? स्कैनिंग हो रही थी जो हमारा सैंपल था। ये क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रॉन बीम का हमारे सैंपल के थ्रू। ठीक है। और इनके अंदर क्या डिफरेंस है? सैम के अंदर हमें जो इमेज मिलती थी वो हम स्कैन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करके स्क्रीन पे इमेज लेते थे। यहाँ पे डिटेक्टर की जगह फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जब सैंपल में से इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होकर फर्दर आगे क्रॉस करती है तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाती है और वहाँ से हमें इमेज ऑब्टेन होती है सिस्टम के थ्रू होके स्क्रीन पर। सो रे डायग्राम टैम का कुछ इस तरह से है, काफ़ी सिमिलर है सैम से। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पहले पूरा हमारा माइक्रोस्कोप होता है इसको भी अंडर वैक्यूम रखा जाता है, कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर वैक्यूम एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस किया जाता है। वो किस लिए? सिमिलर रीज़न है सैम के अंदर जैसे हम वैक्यूम रखते थे उस चैम्बर के अंदर, सिमिलरली इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि किसी तरह का कोई इंटरेक्शन ना हो बाहर के एटमॉस्फेयर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बीम का, और कोई भी वेरिएशन आए हमारी इमेज के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम है, ये कुछ रे डायग्राम है, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर इसका काफ़ी सिमिलर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन सोर्स लगाई जा रही है। इलेक्ट्रॉन सोर्स लगाने से क्या मतलब है कि वही कैथोड और एनोड लगाए जा रहे हैं। थर्मियोनिक कैथोड जो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है। थर्मियोनिक कैथोड में एक्चुअल में होगा क्या? ये इसको इलेक्ट्रॉन सोर्स इसलिए कहा जाता है कि जब इसको हीट प्रोवाइड करवाई जाती है तो हीट प्रोवाइड करवाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आ जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम ये आगे जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम फर्दर क्या करती है? आगे एसिलरेट करती है। एसिलरेट करने का क्या रीज़न होता है कि ये जो कैथोड है नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है और एनोड पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की वजह से। तो ये फर्दर जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुई कैथोड की वजह से उसको आगे फर्दर पास करवाते हैं। तो ये कंडेंसर लेंस से होते हुए का ये कंडेंसर टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने अपना रखा हुआ है सैंपल। जो सैंपल है वो हम कोशिश करते हैं कि काफ़ी थिन रहे। थिनिंग का रीज़न ये है सैंपल की, इस प्रोसेस के अंदर ट्रांसमिशन होनी है। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन बीम की तभी हो पाएगी जब सैंपल हमारा काफ़ी थिन होगा, तभी यहाँ सैंपल में से इलेक्ट्रॉन बीम क्रॉस कर पाएगी। देन ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव अपर्चर और इंटरमीडिएट लेंस से क्रॉस होते हुए, प्रोजेक्टिव लेंस से क्रॉस होते हुए ये इलेक्ट्रॉन बीम ये हमारे पास होके आ रही है। ये आगे किस पे आएगी? स्क्रीन हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो आगे ट्रांसमिटेड जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हम आगे फर्दर सिस्टम पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है, हमें इमेज किस तरह से मिलती है वो डिपेंड करता है एक्चुअल में स्कैटरिंग पे, कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें हमारी इमेज मिलती है। तो जो सैंपल है उनके अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं। तो वहाँ उन एटम्स के अंदर ऐसा क्या पैटर्न होता है, कि क्या डिफरेंस होता है कि स्कैटरिंग डिफरेंट होगी। जो पूरी स्क्रीन है, जो हमारा पूरा सैंपल है, उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से इमेज जो होती है हमें पूरी कंप्लीट मिलती है। हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह, सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ एटम्स, और यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम इस इलेक्ट्रॉन के नियर अबाउट क्रॉस होके जाएगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम अगर इस एरिया में जा रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे एटम का, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, जो स्कैटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको इनइलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। और ये हाई स्कैटरिंग का रीज़न ये होता है कि ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है अपनी
एनर्जी है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, और इसीलिए क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। देन हमें ये पता चल गया कि अब इलेक्ट्रॉन दो तरह से स्कैटर हो रहे हैं, एक तो इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है और एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अब हमको ये भी पता है कि इमेज के अंदर भी कुछ वेरिएशन मिलेगा, जो हमको फाइनल स्क्रीन पे इमेज मिलनी है। तो इमेज भी हमको दो तरह से मिलती है, दो तरह की उसमें वेरिएशन रहती है, एक लाइट इमेज और एक डार्क इमेज। अब होता कुछ इस तरह से कि ये मान लो मेरा सैंपल है और ये नीचे क्या है, स्क्रीन है। तो यहाँ सैंपल से इलेक्ट्रॉन बीम आई, इलेक्ट्रॉन बीम मान लो यहाँ सेंटर से यहाँ क्रॉस कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम जब आई यहाँ पे ट्रांसमिट होके यहाँ इमेज मुझे मिली स्क्रीन के ऊपर, तो इस जगह इस एरिया में मुझे इमेज मिल रही है लाइट इमेज, और यहाँ साइड से मुझे इमेज मिल रही है स्क्रीन के ऊपर, जब साइड से इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल से क्रॉस होके स्क्रीन पर आ रही है तो इमेज मिल रही है मुझे डार्क। तो वो हो क्या रहा है, ये डार्क इमेज इधर साइड में और सेंटर में लाइट इमेज किस लिए, बिकॉज लाइट इमेज हमें तब मिलती है जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, और डार्क इमेज कब मिलती है, जब लेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन कम क्यों ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाती है हमारी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में कम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगी उतनी ज़्यादा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगी, लाइट इमेज मिलेगी। सो ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है, हमारे स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इमेज हमें मिलेगी। सो सम अप करते हुए, इलेक्ट्रॉन सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम आई, लेंसेज से क्रॉस करते हुए पास होते हुए सैंपल पर आई, सैंपल से ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद जैसे जैसे ट्रांसमिशन होगा उस अकॉर्डिंग हमें इमेज मिल जाएगी कि कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किस तरह का एटम है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स है। देन स्क्रीन पर आके हमको इमेज मिल जाती है, और जो इमेज मिलती है वो स्कैटरिंग के थ्रू मिलती है कि जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है या कितना ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है किस टाइप की इमेज मिलने वाली है, ठीक। देन इज सैम्पल प्रिपरेशन। तो माइक्रोस्कोप के अंदर सैंपल रखने से पहले हमें सैंपल की कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, हम एज इट इज़ सैंपल नहीं रख सकते। सो एक्चुअल में होता क्या है, प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप है टिश्यू सेक्शनिंग। टिश्यू सेक्शनिंग जैसे अभी हमने बात की कि जो भी हम सैंपल प्लेस करेंगे वो काफ़ी थिन होना चाहिए। तो जो भी सैंपल होता है उसको हम 100 नैनोमीटर की रेंज में थिन स्लाइसेस की फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको थिनिंग करते हैं उसकी। और करते क्यों है, उसका रीज़न अभी अभी जैसे मेंशन किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम ने ट्रांसमिट होना है उसके सैंपल में से। सो इलेक्ट्रॉन बीम इजीली ट्रांसमिट हो जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो काफ़ी थिन हो। थिनिंग करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको अल्ट्रा माइक्रोटोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिक्सेशन की जाती है। फिक्सेशन मतलब केमिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू फिक्सेशन होती है सैंपल की। केमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ग्लूटाराल्डिहाइड जैसे केमिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं। देन रिंसिंग एंड स्ट्रेनिंग, जिसके अंदर जो हमारा सैंपल है उसको हैवी मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है। हैवी मेटल्स जैसे कि ऑस्मियम, लेड, यूरेनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। देन डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट हमने पहले पढ़ा जैसे सैम में, इथेनॉल की थ्रू हम कर सकते हैं डिहाइड्रेट। उसके बाद एक चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम कोई भी लाइव ऑब्जेक्ट विजुअलाइज नहीं कर सकते। लाइव ऑब्जेक्ट विजुअलाइज ना करने का रीज़न सिंपल है, डिहाइड्रेशन करने की वजह से वो लाइव सेल जो होता है वो लाइव रहता नहीं है, तो इसलिए हम लाइव ऑब्जेक्ट विजुअलाइज नहीं कर सकते। एज डिहाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सैम्पल प्रिपरेशन, सो वी कांट स्किप दैट। सो वी कैन नेवर visualize a live object in TEM or SEM. Then further move to applications of TEM. सो किसी भी बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल हमारा जो सब्सटेंस है सैंपल के लिए, जो टैम है वो टॉपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल और क्रिस्टलाइन इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद जो रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प करता है ये किस चीज़ के लिए, जो सैंपल है हमारा उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालाइज करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर पता करने के लिए। कैंसर की रिसर्च में ये हेल्पफुल है क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लिए की स्टडी के लिए हेल्पफुल है TEM. Then there are advantages and some disadvantages of TEM. Firstly, we discuss advantages. So first advantage is
एडवांटेज इज़ टैम्स ऑफर वेरी पावरफुल मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। जैसे कि हमने बात किया, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ रहेगी वो कम रहती है, जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। देन टैम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एलिमेंट एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर। जो टैम है वो एलिमेंटल स्टेज तक काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल तक। और इमेजेस जो होती हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी की रहती है और काफ़ी डिटेल्ड रहती हैं। उसके बाद देर आर सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ टैम, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो काफ़ी लार्ज और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत महंगा होता है और काफ़ी बड़ा होता है। लेबोरियस सैम्पल प्रिपरेशन, जो सैम्पल प्रिपरेशन इसकी रहेगी वो काफ़ी मुश्किल रहती है, इजीली हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट डिसएडवांटेज में ये मेंशन भी है कि इसके लिए, इसको ऑपरेशन के लिए, इसको यूज़ करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये लेबोरियस सैम्पल प्रिपरेशन जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। इस सैम्पल को प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग वाला कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो इसको ऑपरेट कर सके। देन टाइम रिक्वायर्ड स्पेशल हाउसिंग एंड मेंटेनेंस, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी लार्ज रहता है तो इसको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा लगता है एक पूरा माइक्रोस्कोप को रखने के लिए। और जो इसकी इमेजेस आती हैं वो ब्लैक एंड वाइट आती हैं और 2D स्ट्रक्चर में आती हैं, 3D नहीं आती हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम। थैंक यू।